राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज देश को नए राष्ट्रपति का नाम औपचारिक रूप से पता चल जाएगा, क्योंकि आज का दिन मतगणना का दिन है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। 18 जुलाई को हम जानते हैं कि संसद भवन में सांसदों और राज्यों के विधानसभाओं में विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया था राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और आज मतों की गिनती का दिन है। अब से करीब 2 घंटे बाद सुबह 11 बजे राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो जाएगी। जहां देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आमने सामने हैं। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की तरफ से और यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। संसद भवन में जो मतगणना है वो भी प्रथम तल यानी फर्स्ट फ्लोर पर कमरा संख्या 63 में होगी और 11 बजे से मतों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। संसद टीवी राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना से जुड़ी हर तस्वीर, हर अपडेट आपको लगातार दिखाएगा। जी हाँ, मतदान के पल पल अपडेट के लिए संसद भवन परिसर में हम बता दें कि मतगणना से जुड़े हुए अपडेट के लिए हमारी सहयोगी कृति मिश्रा लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। कृति, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ 2 विशेष मेहमान भी हैं, रोशन गौड़ वरिष्ठ पत्रकार और केवी प्रसाद, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अपडेट के लिए सीधे सबसे पहले रुख करते हैं कृति, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। माना जा रहा है कि 11 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। क्या है अभी तक की जानकारी? तो कृति से अपडेट लेंगे। मतगणना 11 बजे से शुरू हो रही है और जाहिर तौर पर तमाम सरगर्मियां होंगी जो कृति हम तक पहुंचाएंगी। और आपको बता दें कि जो जानकारी है अब तक उसमें प्रतिबिंब संसद भवन में जो मत डाले गए थे उनकी पहले गिनती की जाएगी। जी। और संसद भवन में जो आंकड़ा है वो करीब कुल 730 वोट का है जो डाले गए, और इन मतों की गिनती की जाएगी। इसके बाद राज्यों में जो वोट पड़े उसकी गिनती होगी। यानी इस तरह से प्रक्रिया जो मतगणना की है वो अपनाई जाएगी। जी। और आम चुनाव की जब मतगणना होती है तो रुझान लगातार आते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या 4 बजे के करीब सीधे तौर पर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, या फिर ये भी जानकारी मिलेगी कि किसको कितने मत मिल रहे हैं? रोशन जी, क्या रहती है पूरी प्रक्रिया? देखिए, जैसे अभी प्रीति जी ने कहा कि 11 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो सबसे पहले जो बॉक्स खुलेंगे वो लोकसभा सांसदों के और राज्यसभा सांसदों के खुलेंगे, और उसके बाद फिर विधायकों के जो खुलने शुरू हो जाएंगे। तो चूँकि लगभग 4800 टोटल वोट पड़े हैं, तो और ये बैलेट पेपर से हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लगभग 3 से 4 बज जाएगा काउंटिंग होते होते, और हमें ऐसे रुझान के तौर पे तो पता चलता रहेगा कि किसकी तरफ कितनी वोट पड़ रहे हैं, लेकिन 3 से 4 बजे मुझे ऐसा अनुमान है कि तस्वीर साफ हो जाएगी। जी, केवी प्रसाद सर, यानी 3 से 4 बजे जैसे रोशन जी कह रहे हैं उतना हमें इंतज़ार करना होगा। 11 बजे से जो मतों की गिनती है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो संभावनाएं हैं वो सबको पता है। इस बार का जो राष्ट्रपति चुनाव रहा है वो किस तरह से अलग और अहम रहा है? जैसे साथी प्रतिबिंब जी ने अभी बात कही, औपचारिक ऐलान होगा आज। तो मान के चलिए जिस तरह से रुझान तो आते रहेंगे, लेकिन जो शुरुआत से जो खबरें आती रही हैं और पिछले 2-4 दिन वो मतदान के बाद जो अलग अलग राज्यों से भी आए, तो काफ़ी हद तक लोगों ने माना है कि कुछ वोट जो कि विपक्ष के थे वो भी द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ गए हैं। और उसकी वजह तो साफ ये है कि एक तो पहली बारी हमारे गणतंत्र में ये होगा कि एक ट्राइबल और महिला सर्वोच्च पद पे आके आसीन हों, और इसलिए अग्रसर सब इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का। तो सबसे बड़ी जो आपने बात पूछी वो यही है कि इस बारी क्या अहम है। अहम तो यही था कि एक महिला जो कि हमारे जनजाति समुदाय से हैं, उड़ीसा से हैं, वह चुन के आने के हैं, और इसीलिए शायद एक तरह से जो तैयारी भी लोग बताते हैं, अखबारों में कई अखबारों में खबर भी छपी है कि किस तरह से इस ऐतिहासिक पल का स्वागत करने के लिए तैयारी हो रही है देश भर में, और खासकर उड़ीसा में और उनके पैतृक गांव में। बिल्कुल। कृति जुड़ी है? हाँ, कृति जुड़ गई है हमारे साथ। और कृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत ख़ास दिन है, जैसा कि दोनों मेहमान कह रहे हैं। कमोबेश लग तो ये रहा है कि एनडीए उम्मीदवार राष्ट्रपति के तौर पर सामने आएंगे, लेकिन अभी प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया कितने बजे शुरू हो जाएगी? क्या तैयारियां हैं, क्या सुगबुगाहट है?
जी हाँ प्रतिबिंब, देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि बेहद ही अहम दिन है आज। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इट इज़ द रेस टू द रायसीना हिल्स। आप ये देख सकते हैं खूबसूरत रायसीना हिल्स, और जहाँ पर ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं 2022 के, द 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू इलेक्ट द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं ये पार्लियामेंट का रूम नंबर 63 है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम है, पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है, पूरी तरह से ये जो एरिया है इसको सैनिटाइज कर दिया गया है। हम दर्शकों को बता दें कि ये जो इलेक्शन हुआ था ये 18 जुलाई को हुआ था, 10 बजे से शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक चला था। और अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूँ तो 736 इलेक्टर्स जो थे उसमें से 727 MPs थे और 9 MLAs थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी थी पार्लियामेंट हाउस में वोट करने के लिए। और उसके अलावा अगर मैं पूरा वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो पार्लियामेंट में 98.91% था, और अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो 99% से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रही। अभी कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे जो वोटों की गिनती है उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। ट्यूसडे तक जहां तक जितने भी बैलेट बॉक्सेस थे स्टेट असेंबलीज़ के, इसके अलावा यूटी के, चाहे वो दिल्ली हो, पुडुचेरी हो, वो यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं। पूरा एरिया सैनिटाइज किया गया है स्ट्रॉन्ग रूम में। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि ये कन्वेंशन है कि एक बार सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा और एक बार सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, ये रोटेशन में रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं। और अगर मैं 2022 चुनाव की बात करूं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, तो पीसी मोदी जो सेक्रेटरी जनरल हैं राज्यसभा के, वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं। और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की बात की जाए तो वो भी राज्यसभा ऑफिशियल्स मुकुल पांडे हैं और सुरेंद्र त्रिपाठी हैं। 11 बजे से इन ऑफिशियल्स के साथ ये जो गणना का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, और उसके बाद उम्मीद है कि तकरीबन 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये जो मैजेस्टिक रायसीना हिल्स है उसमें और इस देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। प्रतिबिंब। बिल्कुल कृति, आपके पास हम हर अपडेट के लिए आते रहेंगे। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल जो तस्वीरें आ रही हैं, और जैसा अभी केपी प्रसाद सर ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं तैयारी की गई है जश्न मनाने की, औपचारिक ऐलान का सबको इंतजार है और संभावनाएं प्रबल, जाहिर तौर पर जो एनडीए उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी काफ़ी प्रबल संभावनाएं जीत की नजर आ रही हैं। और वोटों की गिनती शुरू होने का हम सबको इंतजार है, 11 बजे से शुरू होगी। लेकिन रोशन गौर जी, थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि प्रक्रिया पे हम पहले बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वैल्यू सांसदों का एक बराबर है, लेकिन राज्यों में विधायकों का जो वैल्यू है वो अलग है। 1971 की जनगणना के अनुसार वैल्यू निकाला जाता है। कुछ रोचक तथ्य अगर आप इसके पीछे हमें बताएं, क्यों अभी तक हम 1971 की जनगणना को ही आधार मानकर चल रहे हैं, क्योंकि 2026 तक ये माना जाएगा, उसके बाद ये वैल्यू बदलेगी। देखिए 2001 में हमारे संसद से एक 84वां संविधान संशोधन पास हुआ था, और उसमें कहा गया था कि जो हमारी डिलिमिटेशन होगा लोकसभा के सीटों का और विधानसभा की सीटों का, वो 2021 की गणना के बाद होगा। यानी अभी तक 2021 तक जो भी हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया होगी वो 1971 की जनगणना के हिसाब से होगी। इसलिए ये चुनाव भी 1971 के चुनाव जनगणना के हिसाब से है। और जब 2026 में डिलिमिटेशन हो जाएगा तब जो अगला चुनाव जो भी होंगे, चाहे लोकसभा के होंगे, विधानसभाओं के होंगे या राष्ट्रपति के होंगे, तब उसमें 2021 की गणना होगी। तो इसलिए जो ये कैलकुलेशन है, जैसे अभी आपने कहा कि स्टेट के हिसाब से, अब उत्तर प्रदेश की हम बात करें सबसे ज़्यादा है 208 जो वैल्यू है वो एक विधायक की है, और सिक्किम की एक विधायक की वैल्यू सबसे कम है 7 है, और मिज़ोरम की 8 है, तमिलनाडु की लगभग 175 है। ऐसे वो जिस स्टेट में जितने विधायक हैं और वहाँ की जो जनसंख्या होती है उसका अनुपात निकालते हैं और उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन करते हैं कि उसका वैल्यू कितनी होगी। जो एक सांसद हैं, उन सांसदों में जितने विधायकों को वोट पड़ते हैं उनको सांसदों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो एक सांसद का वैल्यू निकलती है। तो अभी जो हमारे सांसद की एक वोट की वैल्यू है एक सांसद की, वो 700 है। पहले 708 थी, पर चूंकि इस बार जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव हैं वो नहीं हुए हैं तो उनको माइनस कर दिया गया है, तो 700 एक सांसद के वैल्यू है। तो इस तरह से हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो कुल मिला के 10,86,000 हमारे टोटल वोट हैं। और जो अभी आपने एनडीए प्रत्याशी की बात की है तो उनके समर्थन में 65% से ज़्यादा वोट हो चुके हैं। तो जीत का अंतर बहुत रहेगा, छोटा मोटा अंतर नहीं रहेगा। मेरा ऐसा अनुमान है, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो
एनडीए के और जो समर्थक दल हैं उनके अलावा विपक्ष ने जो क्रॉस वोटिंग की है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लगभग अब तक का रिकॉर्ड क्या है अंतर अब तक का रिकॉर्ड तो लगभग 7 लाख के आसपास है, 7.5 लाख के आसपास है। तो मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड के आसपास मुर्मू जी पहुंच जाएंगी, मुझे ऐसा मेरा अनुमान है। जी, लेकिन आम चुनाव में देखते हैं केवी प्रसाद जी कि जिनको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन इसमें केवल ज़्यादा मत मिलना ही काफ़ी नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व इसमें समाहित रहेंगे। कौन से तत्व हैं जो है जीत की ओर ले जाते हैं किसी कैंडिडेट को, राष्ट्रपति उम्मीदवार को? ये सबसे बड़ा जो अहम बात ये है कि आप अगर जो सत्ता पक्ष है और उसकी तरफ से आपकी कैंडिडेचर होता है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी हद तक उनको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि विपक्ष के पास उस तरह के नहीं हो पाते वोट इकट्ठे होना। उसके अलावा जो कैंडिडेट जो इस वक्त हैं तो उनकी अपनी छवि, उनके अपना बैकग्राउंड ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे ज्ञात हो 1993 की बात है अगर मैं कहूँ, जब पहले राष्ट्रपति दलित समुदाय से आए थे KR नारायण साहब, उस वक्त यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। उन्होंने जब नाम ऐलान किया तो बाकी सब पार्टियां, कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही थी, उन्होंने भी पर्चे भरे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनके नाम के पर्चे भरे गए। ऐसा नहीं है कि चुनाव में हो, एक चुनाव और है जिसमें शायद अभी प्रीति जी ने पूछा था कि भाई रिकॉर्ड मत, वो अगर देखा जाए तो ये उसी चुनाव में शायद हुआ था जिसमें TN सेशन को उतारा गया था और उनके 50,000 से ज़्यादा वोट नहीं पड़े थे शायद, हो सकता है ऊपर नीचे मेरा आंकड़ा हो गया हो, लेकिन वो एक ही था जिसमें शिवसेना के वो प्रत्याशी थे, बाकी सब ने किया। और एक चुनाव ऐसा भी रहा हमारे देश में जबकि चुनाव उस तरह से नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष कोई भी कैंडिडेट के पर्चा नहीं, सिवाय नीलम संजीव रेड्डी। और एक जैसे सुना भी होगा, पिछले कई दिनों में हमने इस पे बात चर्चा भी की थी, नीलम संजीव रेड्डी जी उससे पहले 69 का चुनाव हार गए थे क्योंकि वो ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कांग्रेस के अंदर से दूसरा स्वर उठा जिसको सब जानते हैं, कॉन्शियस वोट या अंतरात्मा की आवाज़, जो कि आज फिर से सुनाई दे रही है। लोगों ने कहा कि भाई वो भी होना चाहिए। हाँ, यशवंत सिन्हा जी ने भी लगातार अपील की और कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करें, तो क्या वो अंतरात्मा की आवाज़ कहीं प्रभाव छोड़ती हुई नजर आती है? नहीं, असल में जो यशवंत सिन्हा जी ने कहा वो अंतरात्मा की जो आवाज़ थी वो विपक्ष के लोगों ने ज़्यादा सुनी। और उड़ीसा में, झारखंड में, गुजरात में और आपका हरियाणा में जो कांग्रेस के लोग हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने सत्ता पक्ष के यानी मुर्मू जी को वोट डाला है। तो इसलिए जो मैं अनुमान लगा रहा था कि 65% से ज़्यादा वोटें मुर्मू जी को पड़ने वाली हैं, क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है सत्ता पक्ष के लिए। केवी प्रसाद जी, क्रॉस वोटिंग को लेकर भी पहला तो ये मामला जो अभी औपचारिक जब आंकड़ा पता लगेगा तब हम कह सकते हैं, लेकिन इसके पहले इतिहास को अगर देखें तो कितनी बार ये क्रॉस वोटिंग जैसे मामले सामने आए? थोड़ा सा मैं इसमें संशोधन करना चाहूँगा। क्रॉस वोटिंग तो जब होता है जब आप पक्ष के हिसाब से वोट करते हैं। इस वोट में कोई विप तो होता नहीं है, बिल्कुल। तो आप आपने स्वेच्छा से जो आपको पसंद है, जैसे हम और आप जब जाते हैं मतदान केंद्र में तो अपने पसंद का कैंडिडेट को वोट डालते हैं, तो ठीक उसी तरह इस वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से या एनडीए की तरफ से मुर्मू जी हैं, उधर से यशवंत जी हैं। तो और ये अक्सर हुआ है, मेरे को अभी भी याद है पिछले चुनाव में भी कुछ सांसद जो कि विपक्ष में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सत्ता पक्ष की तरफ वोट डाला, क्योंकि उनकी, जैसे कोविंद साहब के वक्त की बात बता रहा हूँ। तो ये उस तरह से अगर आप कहें क्रॉस वोटिंग, वैसे लेकिन वो क्रॉस वोटिंग वो वर्ड ठीक टेक्निकली ठीक नहीं है, क्योंकि फ्लोर पे बिल के ऊपर वोटिंग होती है, तब क्रॉस वोटिंग कहा जाए। हाँ, ये ज़रूर है, आपने ऑफिशियल कैंडिडेट के विरुद्ध या आपकी अपनी पार्टी के चुने हुए या अपने विपक्ष के चुने हुए नुमाइंदे की वोट ना देते हुए आप किसी और को वोट डालें, वो है। और ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा उदाहरण तो वीवी गिरी का था। परागिरी वेंकट गिरी जब वो चुनाव लड़े थे, उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और निर्दलीय होकर लड़े थे संजीव रेड्डी के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस में एक बहुत ज़बरदस्त पार्टी के संगठन को लेकर अंदर रशाकशी थी। एक खेमा था जिसे ओल्ड कांग्रेस या सिंडिकेट कहा जाता था, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी। तो दोनों के बीच में टकराव की स्थिति थी। तो मेरे ख्याल से वो सबसे
बड़ा उदाहरण है जिसमें आप कहें टेक्निकली, जिसे आपने कहा, क्रॉस वोटिंग। जी हाँ, कृति हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अपडेट के लिए। कृति, यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ मेहमानों ने कहा कि पहले सांसदों के मत उनको गिना जाएगा, उनकी गणना होगी, लेकिन अगर राज्यों की बात करें, राज्य विधानसभाओं की बात करें, तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? जी हाँ, देखिए, प्रतिबिंब जैसी कि एक ये प्रक्रिया चलती आई है, कन्वेंशन चलता आया है कि पहले तो जो पार्लियामेंट के वोट्स हैं उनको गिना जाएगा, लेकिन उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राज्यों की जो मत आए हैं उनकी गणना होगी। तो महज जो पहले अल्फ़ाबेट में आते हैं उनकी गणना पहले शुरू होगी, और बाकी जितने प्रदेश हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हर जगह से, हर असेंबली से एक बैलेट बॉक्स आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से 2 बैलेट बॉक्सेस आए हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वोट कोटा सिस्टम के आधार पर इस तरह से गिनी जाएगी कि पहले एमपीज़ के वोट कैलकुलेट करके जितने पार्लियामेंट में डले थे, और उसके बाद एमएलए जो अपने अपने राज्य के हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसकी शुरुआत होगी। लेकिन सबसे पहले जो होगा वो सॉर्टिंग होगा। सॉर्टिंग यानी 2 ट्रे होंगे, उसमें एक में होंगे एनडीए नॉमिनी का नाम जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और दूसरे में जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा जी, उनका ट्रे होगा, उनके नाम का ट्रे होगा। पहले सॉर्टिंग की जाएगी सारी असेंबलीज़ की और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, और उसके बाद गणना शुरू होगी, जैसा कि मैंने बताया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। प्रतिबिंब, एक सवाल और भी मेरे जहन में है, क्योंकि आम चुनाव में हमने देखा कि हम देखते आए हैं, परंपरा है ये कि पार्टी का जो उम्मीदवार होता है उसके समर्थन में वहाँ पर काउंटिंग टेबल पर लोग बैठे रहते हैं, प्रतिनिधि बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या प्रतिनिधि बैठेंगे और देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को, कि इसमें प्रक्रिया में क्या कुछ सामने आ रहा है? कौन कौन रहेगी? प्रतिबिंब, जैसा कि हमने जिस दिन चुनाव था उस दिन भी देखा कि जितने भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं या तो फिर ऑपोजिशन की, इसके अलावा जो एनडीए के भी जो कुछ टॉप मिनिस्टर्स थे वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो लगातार रहे कि किस तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया है वोटिंग की वो कैसे की जा रही है, और लगातार जो सेक्रेटरी जनरल भी रहे कि इंश्योर करने की जो पोलिंग की जो प्रक्रिया है, ये जो आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है सैनिटाइज किया गया है, और यहाँ पर सिर्फ वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और ऑथराइज मीडिया पर्सन्स और साथ ही जो पोलिंग जिनके बीच में मतलब ये चुनाव हुआ है, एनडीए नॉमिनी और ऑपोजिशन के नॉमिनी, उनके जो ऑथराइज्ड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, खाली उन्हीं की एंट्री है, ताकि ये जो पूरी तरह से कहा जाता है कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है, चाहे फिर वो चुनाव की हो निष्पक्ष तरीके से या फिर काउंटिंग की हो, वो भी पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी की जा सके। प्रतिबिंब, बिल्कुल कृति, और जो तस्वीरें आपके पीछे हमें दिख भी रही हैं, हलचल और सरगर्मियाँ लगातार आपके ज़रिए हम तस्वीरें भी देखते रहेंगे। 11 बजे से जो मतों की गिनती है उसका काम शुरू हो जाएगा, और दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हम राष्ट्रपति कौन होगा देश का अगला, इसका ऐलान भी होते सुनेंगे। और कृति, थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि जश्न की तैयारियाँ कैसी हैं? हम दोनों की बात करते हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष। जश्न की तैयारियों को लेकर किस तरह की खबरें हैं? जी हाँ, देखिए, अगर खबरों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमें पार्लियामेंट में पता चला और जो तैयारियों की बात पता चली वो उड़ीसा राज्य से, जहाँ से जो एनडीए नॉमिनी द्रौपदी मुर्मू हैं उनका संबंध है, जो उनकी नेटिव प्लेस है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जश्न की तैयारियाँ हैं। इसके अलावा जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर भी जश्न की तैयारी है, और सुनने में ये भी आया है कि उड़ीसा में और ख़ासकर यहाँ पर जो उड़ीसा के सांसद थे वो उनके लिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू थी, और खबरें ये भी आई कि कुछ जगह उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग भी हुई है, क्योंकि उनका ये मानना था कि ट्राइबल रीजन से आते हुए, उड़ीसा रीजन से आते हुए एक ट्राइबल महिला अगर भारत के जो राष्ट्रपति, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस हैं, वहाँ तक पहुँचती है तो ये एक पूरे रीजनल सेंटिमेंट की बात है। तो सबसे ज़्यादा जो तैयारियां हो रही हैं, जो हमें अभी पता चला है, वो उड़ीसा राज्य में ही हो रही हैं, क्योंकि एक उनके लिए ये एक अस्मिता की बात है कि एक ट्राइबल रीजन से आते हुए वहाँ तक पहुँचना। तो इसके अलावा संसद परिसर में भी हमें पता चला है कि कई जो उड़ीसा के सांसद हैं वो भी मिठाई लेकर आएंगे और अपने जो साथ के जो एमपीज़ हैं, और शायद ये भी सुना जा रहा है कि मीडिया कर्मी जो हैं उनको भी उड़ीसा की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पर मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। ऐसी खबरें हैं जो कल चल रही थी संसद परिसर में। प्रीति? बिल्कुल प्रीति।
कृति, आप लगातार हमारे साथ बने रहे हैं, अपडेट लेने के लिए लगातार आपके साथ संपर्क में रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। दो विशेषज्ञ मेहमान हैं यहाँ पर। ये बात चल रही है कि जश्न की तैयारी कहाँ चल रही है रोशन जी, ये तो वैसे 3:30-4 बजे तक स्पष्ट होगा, ये भी हमारी सहयोगी ने बता दिया है, कृति ने। लेकिन अगर बात करें, अगर ऐसा ही रिजल्ट आता है जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो क्या संदेश जाएगा? देखिए, संदेश तो बहुत साफ है जी। एक तो ट्रैवल, हमारे जो समुदाय है, पहली बार कोई ट्रैवल का व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंचेगा, और दूसरा महिला, और वो भी ऐसे परिवार से जो बहुत ही साधारण परिवार के हैं। तो एक छोटे से परिवार से राजनीति यात्रा अपनी शुरू करके एक वहाँ पे जो वो मंडल स्तर पे बीजेपी की प्रेसिडेंट रही हैं और वहाँ की काउंसलर रही हैं, वहाँ से एमएलए बनी, फिर राज्य में मंत्री बनी, और फिर राज्यपाल का सफ़र तय करते और राष्ट्रपति बनेंगी। तो ये जो लंबा सफ़र है एक साधारण परिवार का, तो ये एक प्राइड होता है, एक गौरव का पल है कि पूरे जो आदिवासी समुदाय है उनके लिए, और उनके साथ साथ जो बाकी समुदाय ने जिन्होंने उनको समर्थन दिया, उन सब के लिए गौरव का पल होता है। इसलिए जो जश्न मनाया जाता है वो इस गौरव के पल की अभिभूति होती है। और दूसरा, भाजपा के लिए भी बहुत बड़ा ये दिन होगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है कि हम केवल जो संपन्न लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उनको ही नहीं, बल्कि हम ऐसे लोगों को भी अपने साथ जोड़ते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं जो दूर दराज है, जो अंतिम छोर पर खड़े हैं, जो अंत्योदय हैं, उनको भी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बड़ा दिन होगा, और जो हमारे आदिवासी समुदाय हैं और जो अपने आप को मुख्य धारा से दूर समझते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। यानी केवी प्रसाद जी, अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो इस जीत का महत्व सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, ये हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल सही है। और जैसे रोशन जी ने भी कहा, एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत के संविधान में जो सबको समानता का बात रखी गई है, वो कहीं ना कहीं ये उच्च पद पे जाकर दिखाया जा, मतलब कंफर्म हो रहा है कि देखिए, कहीं कोई भी समुदाय हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, वो किसी भी, जैसे कहा, अंतिम पंक्ति में भी खड़ा हो, लेकिन प्रक्रिया से जैसे ये निकल के आई हैं, नीचे स्तर से हर राजनीतिक सफ़र लंबा तय किया है, तो एक मैसेज साफ जाता है। और ये है कि एक आप तो मेरे ख्याल से मानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ राष्ट्रपति पद और सर्वोच्च पद है हमारे संविधान का, हमारे गणतंत्र का। जैसे आपने खुद कहा, कमांडर इन चीफ, सुप्रीम कमांडर हैं वो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की, साथ ही साथ हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट के भी वही हेड होते हैं, राष्ट्रपति, जो हमारे संविधान के हिसाब से। तो ऐसे पद पे, ऐसे समुदाय से निकल के आके एक लंबा सफ़र तय करके पहुंचना बहुत बड़ा इसमें उपलब्धि मानी जाती है। और यहाँ पर संविधान की बात कही गई है प्रीति, तो मुझे याद आ रहा है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब कोई आदिवासी व्यक्ति इस पद पर पहुंचेगा तो भारत के लोकतंत्र के लिए एक सुनहरा दिन होगा। कितना सुनहरा दिन मानते हैं आप रोशन जी, अगर ऐसा हो? देखिए, हम अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, ये अमृत महोत्सव है, और 75 साल लगे हमें बाबा साहब की बातों को साकार करने में। तो 75 साल कह सकते हैं कि लंबा सफ़र है, लेकिन हम उस मुकाम तक पहुंच के जो उन्होंने सपना देखा था कि हमने एक आदिवासी समुदाय के एक वो भी महिला को इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में जो समानता की बात कही जाती है और संविधान में विशेषकर इस बात की व्यवस्था की गई कि सब समान है, उस समानता का हम उदाहरण देख रहे हैं, और ये हम सब के लिए मुझे लगता है गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सन ऑफ सॉइल या फिर डॉटर ऑफ सॉइल कहा जाता है आदिवासियों को, लेकिन उसके पश्चात भी 75 बरस हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है। देखिए, लंबा सफ़र ज़रूर है, जैसे रोशन जी भी कह रहे थे, लेकिन सफ़र तय कर रहे हैं और धीमे धीमे कर रहे हैं, और आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ हम ये बात साकार होते देख रहे हैं। ऐतिहासिक पल होने वाला है, तो वो वक्त ज़रूर लगा, लेकिन सफ़र हम ही लोगों ने तय किया। हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे संविधान के रचनेता थे, उन्होंने जब ये परिकल्पना की थी, उन्होंने वक्त तो नहीं दिया कि अगले 10 साल में हो जाएगा, वक्त दिया उन्होंने इसको की परिकल्पना। 75 बरस वैसे बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर या लोकतांत्रिक व्यवस्था के तौर पर ये बहुत ही यंग एज है। और जैसे एक बात आपने बात रोशन जी से कर रहे थे, जो 71 के लिए जो आपने पूछा था कि दरअसल 2000 में डिलिमिटेशन होना था, लेकिन उस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी और ये कहा गया था कि चूंकि हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं हो रहा है
और उसकी वजह से थोड़े असमिता आ जाएंगी अगर डिलिमिटेशन किया जाए, तो उसको 2026 तक हमने फ्रीज किया उसी संविधान के संशोधन करके। तो 2026 में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होनी है, जैसे रोशन जी भी कह रहे थे 2021 के मतगणना के आधार पे। तो वो मतगणना अब हुई नहीं 2021 में, चूँकि कोरोना काल था। जब भी पूरा होगा तो 2026 को डिलिमिटेशन होगा। उससे पहले हमने एक छोटा सा और उसमें चेंज किया था कि जोग्राफिकल एरिया में थोड़ा बहुत एडजस्ट किया था पॉपुलेशन के लिए, हाँ। ताकि थोड़ा सा सिमेट्री बनी रहे। ठीक है। रोशन गौड़ जी, विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उन पर भी बात करते हैं। विपक्ष का सत्ता पक्ष को वॉक ओवर ना देना, ये लोकतंत्र के लिहाज से अच्छा है या फिर एक सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय होना वो बेहतर है? देखिए, अगर सर्वसम्मति से होता तो ठीक था, लेकिन चुनाव लड़ना लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार दिया, इसको अच्छा मानना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आप चुनाव लड़िए। ये सबको पता होता है कि जो सत्ता पक्ष के उनके पास नंबर होते हैं, अंक गणित उनके पक्ष में होता है। उसके बावजूद भी विपक्ष का व्यक्ति खड़ा होता है, विपक्ष अपना एक उम्मीदवार खड़ा करता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को इसी खूबसूरती के साथ चलना चाहिए। और आप देखेंगे जब चुनाव होगा तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि यशवंत सिन्हा जी खुद ही मुर्मू जी को मिठाई खिलाएंगी। ये हमारी ये खूबसूरती है, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माना यह जा रहा था कि अपना उम्मीदवार इसीलिए तय किया है या मैदान में उतारा है विपक्ष ने कि अपनी एकता का प्रदर्शन करना चाह रहा था विपक्ष। लेकिन यहाँ पर प्रसाद जी, यहाँ पर एकता का प्रदर्शन शायद कम नजर आ रहा है, कमजोरी ज्यादा जाहिर हो रही है विपक्ष की। इसको आप दो नज़रिए से देख सकते हैं। जैसे आपने कहा कमज़ोरी थी, वो सामने दर्शा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक कोशिश हुई है कि सत्ता पक्ष के विरुद्ध जो एक आवाज़ें हैं उनको एकत्र करने की। उसमें आप सफलता अगर कहें कि सांकेतिक था, कुछ भी था, लेकिन एक प्रयास है। और ख़ासकर देखिए, इतनी आज कई जगह ये बात होती है कि हमारे यहाँ विपक्ष बिखरा पड़ा है। तो ऐसे बिखराव के स्थिति में अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक नाम पे, और ये हम सब जानते हैं क्योंकि चुनाव से पहले खबरें आती रही कि 2 और 3 लोगों पे और व्यक्ति विशेष से बात हुई, उन्होंने इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से। वजह कोई भी हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो। उसके बाद यशवंत सिन्हा जी पे सबकी उनको तैयार किया गया और वो आए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो मैं ये मानता हूँ जैसे ये एक प्रतिस्पर्धा का, ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन रहता है। और अगर आप देखें इतिहास में सिर्फ एक ही मर्तबा, जैसे मैंने कहा, नीलम संजीव रेड्डी के वक्त चुनाव नहीं हुआ। हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वक्त से चुनाव होते रहे हैं, उनके खिलाफ कैंडिडेट थे। हाँ, 1997 में जब हमने संशोधन किया सीरियस कैंडिडेट्स को लिमिट करने के लिए कि सिर्फ जो सीरियस है, तो काफ़ी हद तक ये सिमट गए। और क्योंकि इसमें आपको 50 प्रोपोजर और 50 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं, जो कि सांसद हो, जो इलेक्टोरल कॉलेज से निकल के आए, तो काफ़ी सख्ती हो गई। तो वरना 15-15 लोग चुनाव लड़ते थे, तो ऐसा नहीं है। और अगस्त 6 को हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसमें भी आप देखिएगा हमेशा सिर्फ 2 बारी हुआ कि चुनाव नहीं हुआ, मतलब यूनानिमस एक तरह से हुआ। अन्यथा एक हेल्दी डेमोक्रेसी में आई थिंक ये तो बहुत कॉमन है। तो विपक्षी एकता को लेकर जो बात थी, कहीं ना कहीं ये टेस्ट भी रहा क्या उनके लिए, और इसीलिए हमने देखा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले उम्मीदवार घोषित हो गए। नहीं, मुझे लगता है वो कोशिश करते हैं कि विपक्ष की एकता बने, पर हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं, जैसे भी प्रसाद जी ने कहा कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो पार्टी की तरफ से व्हिप नहीं होता है, और हर जो विधायक होता है या सांसद होता है उसकी अपनी अपनी मन की भी बात होती है। जैसे आपको याद होगा कि जब शिवसेना एनडीए के साथ थी तो उन्होंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को वोट डाला था, क्योंकि उन्होंने कहा ये मराठी हैं तो हम मराठी के कारण उनको वोट डालेंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं, ये लोकतंत्र में ये बातें मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें होती हैं। तो विपक्ष ने जो कोशिश की थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी भी कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है। अगर वो कांग्रेस पार्टी से होते तो शायद पूरी कांग्रेस एकजुट होती, वो भी नहीं हो पाया है। तो उन्होंने कोशिश की, वो कोशिश में कितने कामयाब हुए वो तो अभी जब काउंटिंग होगी तो पता लग पाएगा कि कितने परसेंटेज हुए, क्योंकि कांग्रेस का अपना जो वोट है वो लगभग 20% है। और अगर हम थर्ड फ्रंट की बात करें, जो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस है, वो लगभग 40% वो भी थे। तो देखते हैं कि दोनों को मिला के उनको कितने वोट पड़े। पर जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष के भी बहुत सारे लोगों ने मुर्मू जी को वोट डाला है, तो विपक्ष की एकता की जो बात हुई वो शायद इसमें तो कहीं हमें दिखी नहीं। जी, लेकिन अगर कैंडिडेट की भी बात करें तो कैंडिडेट के तौर पर भी कांग्रेस से कोई चेहरा सामने नहीं आया।
जिन लोगों ने इनकार किया वो भी कांग्रेस के नेता नहीं थे। जी नहीं, कांग्रेस ने कोशिश की थी कि जैसे उन्होंने गांधी फैमिली से उन्होंने बात की थी कि वहाँ से कोई आ जाए, या ऐसे ही कुछ उन्होंने समाज के प्रबुद्ध लोगों से बात की थी कि ताकि ऐसा हम शो कर सकें कि एक सर्वमान्य नेता हम लेके आ रहे हैं। लेकिन सबको पता था कि शायद उनके फेवर में अंकगणित नहीं है तो एक फजीयत हो जाएगी। तो यशवंत सिन्हा जी उसके लिए तैयार हो गए। जैसे पिछली बार मीरा कुमार जी तैयार हुई, उन्हें पता था कि हमारे फेवर में नहीं है अंक, लेकिन फिर भी तैयार हुई। तो ये लोकतंत्र में ठीक है कि आप तैयार हुए, एक वोट हुआ, एक प्रक्रिया पूरी हुई, एक औपचारिकता भी पूरी हो गई है। और इसमें इसके बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जो हम कुल मिला के इसका जो निष्कर्ष यही निकालेंगे इस वाले का कि हम एक महिला को और एक आदिवासी समुदाय की महिला को सर्वोच्च पद पर बिठा रहे हैं, यही इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत होगी। और दोनों नेताओं ने, दोनों उम्मीदवारों ने कोशिश की कि दोनों पक्षों के नेताओं से मुलाकात की जाए और अपने समर्थन के लिए उनको तैयार किया जाए। लेकिन मुर्मू जी का कोई बयान सार्वजनिक तौर पर उस तरीके से सामने नहीं आया प्रसाद जी। लेकिन अगर बात करें यशवंत सिन्हा जी की, लगातार उनके बयान आते रहे। एक बयान अंतरात्मा की आवाज़ का आया जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा एक और बयान आया और उन्होंने कहा कि वो रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। देवेंद्र जी, ये जो बात है ना रबर स्टैंप की, कई बारी कहा जाता है कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं है या राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेकिन हमारे संविधान में साफ रचा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या रोल होगा, तो उससे हटके तो कोई अलग कर नहीं सकता। सिर्फ ये है कि भाई कुछ चीज़ पुनर्विचार के लिए कई बार भेज देते हैं, लेकिन उसमें भी एक सीमा है। राष्ट्रपति अगर कोई निर्णय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो वो एक बारी वापस कर सकते हैं कैबिनेट को, लेकिन फिर अगर कैबिनेट लौटा के उसी फैसला के तो राष्ट्रपति के पास कोई। और जहाँ तक मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बताइएगा, राज्यपाल रहते हुए भी द्रौपदी मुर्मू ने कुछ फैसलों पर ऐसा स्टैंड लिया? जी देखिए, बिल्कुल जैसे कहा, सबसे पहले बात देखिए, वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे, चाहे वो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, तो जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उससे बाहर जाके कोई भी नहीं कर सकता। तो वो कस्टोडियन है और वो ओथ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रोल है वो बिल्कुल साफ है, तो उसके आगे आप जाके उसको कितना आप उसी तरह से आप देखिए 1997-98 की बात है, राष्ट्रपति के आर नारायणन थे, उन्होंने कई चीज़ें मानी नहीं। हाल फिलहाल एक खबर बहुत फिर प्रचलित हुई, जैल सिंह जी के वक्त एक बिल भेजा गया पारित करके, राष्ट्रपति जी उस पर उन्होंने निर्णय ही नहीं लिया, तो उसके बाद सरकार ने उसको एक तरह से आगे नहीं बढ़ाया। राजीव गांधी की सरकार थी, बहुमत सरकार थी, तो वक्त वक्त पे राष्ट्रपतियों ने अपनी बात, वो एक जैसे कहते हैं कि कई बारी गाइड करते हैं सरकार को। बिल्कुल जी। और रोशन जी, अगर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की भी बात की जाए तो उनका स्टैंड भी बहुत वो अपने स्टैंड भी बहुत मजबूती से रखते थे। देखिए, प्रसाद जी ने इसमें बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट के जो निर्णय हैं उनको लेकर आगे चलना है, यानी जो कैबिनेट में फैसले होंगे वो वही राष्ट्रपति को मानने होते हैं या राष्ट्रपति को उस हिसाब से चलना होता है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जब अगर राष्ट्रपति जी को लगेगा कि ये संविधान के खिलाफ जा रहा है तो तब वो वहाँ पे अपने कुछ अगर उनको टिप्पणी करनी हो या अपनी बातें कहनी हो तो वहाँ पे वो कहते हैं। जैसे एक दो बात अभी प्रसाद जी ने चर्चा की, इसी में ही एक और उदाहरण है कि जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना था और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी, तो उसमें के आर नारायण जी शायद उसमें राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने वापस भेज दिया था कि एक बार आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, तो वाजपेयी जी ने फिर विड्रॉ कर दिया था। यही अपने आप में बहुत बड़ा, मुझे लगता है बहुत बड़ा संदेश देता है, बहुत बड़ा संदेश था, और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो वापस कर लिया था। उन्होंने फिर दोबारा नहीं भेजा, उन्होंने कहा राष्ट्रपति जी ने वापस भेजा है, इसका मतलब वो नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने सम्मान किया और उस अपने जो उन्होंने प्रपोजल भेजा था राष्ट्रपति शासन का वो उन्होंने वापस ले लिया था। जी हाँ, और सम्मान की बात करें तो राष्ट्रपति का सम्मान देश में विदेश में सर्वोच्च होता है और ये पद भी अपने आप में सर्वोच्च है। बिल्कुल सही है जी आपकी बात। और जैसे क्या हमारा और इसी में बात बढ़ाऊं प्रसाद जी, माफ़ कीजिएगा, कि जब आप लोगों ने कहा कि आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार तय किए गए उसके बाद मैसेज भी गया है, आम जनता में भी जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का स्वागत किया गया वो भी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि देश के अंदर उसको किस तरह से लिया गया, और साथ ही वही रिप्रेजेंट करेंगे कई जगह जाकर विदेशों में इंडिया को, तो ये बहुत बड़ा मैसेज होगा। देखिए, इसमें जो मुर्मू जी को लोग, जो आम जनता है
जो गरीब जनता है, जो मुख्य धारा से दूर है, वो अपना प्रतिनिधि मान के चल रहे हैं। उनमें अपना प्रतिबिंब दिख रहा है कि ये हमारी कैंडिडेट है। अगर कोई समृद्ध परिवार से आता है या कोई एलिट क्लास का होता है, तो उसमें मुझे लगता है कहीं आम जनता अपने आप को दूर रखती है या अपने आप को नहीं जोड़ पाती है। लेकिन मुर्मू जी के साथ लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं, महिलाएं अपने से जोड़ रही हैं, आदिवासी जोड़ रहे हैं, जो पिछड़े इलाके के लोग हैं वो अपने आप से जोड़ रहे हैं। आम आदमी अपने आप को मुर्मू जी के साथ अपने आप को जोड़ रहा है, अपने गौरव फील कर रहा है। और तो प्रसाद जी वही जब पता चला उन्हें, तो वो मंदिर परिसर में झाड़ू लगा रही थी, देखिए, तो कैसे कैसे कनेक्ट नहीं करेगा आम आदमी? नहीं, उसके जैसे पिछले कई दिनों में लेख आए हैं, कई सारे अखबारों में खबरें आई हैं कि किस तरह वह हमेशा तत्पर रही हैं कि आम लोगों के लिए कैसे उनकी ज़िंदगी में सुधार लाएं, खासकर वंचित लोगों के समुदाय से जो समस्या हैं उसको लेके वे कैसे आगे बढ़ी। तो तमाम सारे लोगों को पता है, खासकर उड़ीसा राज्य के लोगों को या उस प्रांत के लोगों को तो ज़्यादा उसका अनुभव हुआ होगा व्यक्तिगत तौर पे। साथ ही साथ जब वो पड़ोसी राज्य झारखंड में वहाँ पे राज्यपाल रही, वहाँ से भी कई सारी अभी खबरें निकल के आई कैसे उन्होंने साधारण ज़िंदगी के लिए, साधारण लोगों के लिए राज्यपाल और राजभवन खोल दिया था कि आप सीधा आके राज्यपाल से दरख्वास्त कर सकते हैं, ताकि एक संवैधानिक पद पे बैठ के कैसे लोगों के ज़िंदगी में सुधार लाएं, वह उन्होंने दर्शाया है। और ऐसा लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा तीव्र से और ज़्यादा दिखेंगी, ऐसा उम्मीद लोग लगता है। जी, और जैसे रोशन जी ऐसी संभावना बन रही है कि द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति होंगी, अगर ऐसा हो जाता है तो वैश्विक पटल पर भी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो शक्ति है वो और ज़्यादा मजबूती से प्रतिपादित होगी। बिल्कुल, देखिए मुर्मू जी दो प्रतिनिधित्व करेंगे, एक तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे और एक जो हमारा आदिवासी वंचित समाज है उसका करेंगे। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जाएंगे, जरूर वहाँ चर्चा होंगे कि आप किस समाज से हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए एक गौरव का क्षण होगा कि हम ऐसे समुदाय से, हमारा प्रतिनिधित्व ऐसी महिला कर रही हैं जो एक वंचित समाज से या आदिवासी समाज से हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब के लिए, पूरे देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी एक छवि बनेगी। हमने ऐसे समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, सर्वोच्च पद पर बिठाया है, जो समाज अपने आप को थोड़ा सा मुख्य धारा से अलग मानता था। और एक अभी तो हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं, मतगणना जो है 11 बजे से बाकायदा शुरू हो जाएगी। उसके बाद तकरीबन शाम को 3:30-4 बजे स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन जीतता है और कौन बनता है देश का नया राष्ट्रपति। लेकिन अगर फिर से प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया के तहत केवल ज़्यादा मत पाने वाला राष्ट्रपति नहीं बन सकता या जीत नहीं सकता। उन वोटों में, उन मतों में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, वो भी महत्व है, या फिर कहाँ से मिल रहे हैं वो वोट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें प्रायोरिटी वोट भी होती है जी, कि 1, 2, 3 आपको रखना होता है जी, कि आपने पहली प्राथमिकता किस उम्मीदवार को दी, फिर दूसरी किसको, फिर तीसरी किसको। लेकिन यहाँ हमारे पास 2 ही प्रत्याशी हैं और चूंकि हमारा जो गणित है, अंक गणित मुर्मू जी के पक्ष में है, तो इसलिए जो सेकेंडरी वोट होगा उसकी गिनती नहीं होगी। उसकी गिनती तब होती है कि जब कांटे की टक्कर हो और पहली जो प्राथमिकता वाले वोटों में निर्णय न हो। तो यहाँ तो बहुत ही फासला बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सेकेंडरी और जो थर्ड वोट की बात है उसकी तो कहीं यहाँ गिनती ही नहीं है। जो प्राथमिक वोट ही इतना ज़्यादा है, करीबन मुझे जो अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ कि 65% से ज़्यादा है। तो इसमें साफ साफ है। तो क्या माना जाए यूपी से, क्योंकि सर्वाधिक मत वहीं से हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ के मत हैं। अगर किसी उम्मीदवार को, प्रसाद जी, वहाँ से मत ज़्यादा मिलते हैं तो उसकी काउंटिंग भी ज़्यादा बढ़ जाएगी? नहीं, इसमें वैल्यू ऑफ वोट है जी, मतलब एक सांसद और एक विधायक का वोट का वैल्यू है। तो जैसे शुरुआत में बात हुई थी 10 लाख के आसपास टोटल वैल्यू ऑफ वोट से हमारे, तो उसके हिसाब से वो बढ़ जाएंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, जो भी आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ वोट तो तय हुआ जिस राज्य में आप विधायक हैं उसका। और कोई सीधा मतलब वही है कि चूँकि आप यूपी के विधायक हैं, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या के आधार पे आपके वोट के वैल्यू बढ़ गया। लेकिन वोट तो एक ही है एक तरह से देखा जाए। जो हमारे, अगर पूरा जब ये इसको फिर से अगर हम जाएं, जो हमारा संविधान जब बन रहा था तब इसके ऊपर बहस हुई थी, क्या ये डायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या सीधा लोग राष्ट्रपति को चुने तब ये फैसला होता। नहीं, हमारे यहाँ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो सीधे चुने जाएंगे और हेड ऑफ़ द स्टेट जो है चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद चुनेंगे।
इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये इसका उसके पीछे एक पूरी एक सोच थी कि इसका एक जो हमारा संविधान का रचयिता ने फैसला किया था, तो वैल्यू ऑफ वोट तो सिर्फ एक वो दर्शाता है, लेकिन कायदे से वोट तो एक है उस तरह से। और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, उड़ीसा की तस्वीरें हैं, उनके गृह नगर या कहूँ मैं जहाँ वो पली बढ़ी, जहाँ जन्मी, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। उड़ीसा के मयूरभंज से ताल्लुक़ रखती हैं द्रौपदी मुर्मू। और जब कुछ यादें, जाहिर तौर पर द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी जब उसका ऐलान किया गया, उसके बाद तमाम जो इस इलाके के लोग हैं वो भी याद कर रहे हैं उन्हें, और कुछ उनके शिक्षक भी हैं जो आज हैं, और उन्होंने उस समय याद करते हुए ये बात भी कही कि डिबेट या डिस्कशन जब होता था और पूछा जाता था आप क्या करना चाहते हैं, तो सबसे अलग द्रौपदी मुर्मू का जवाब रहता था। वो कहती थी मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। तो बचपन से ही वो चीज़ उनके अंदर कहीं ना कहीं थी कि मुझे अपने समाज के लोगों को तो आगे ले ही जाना है, बल्कि मुझे सोसाइटी में कुछ ऐसा करना है ताकि मैं कुछ ऐसी सर्विस कर पाऊँ, सेवा कर पाऊँ। लड्डू बनने शुरू हो गए वहाँ। तो ओडिशा में सबसे बड़े जश्न की तैयारी है, और ये जश्न देखिए, जैसा आप लोग भी जानते हैं कि प्रसाद सर, रोशन गौर जी, कि आम चुनाव के बाद तो जश्न होता हमने देखा है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के बाद इस तरह का जश्न ये थोड़ा कम दिखाई देता है। हाँ, देखिए जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, चाहे हमारे विधायकों के हों, यहाँ तक कि हमारे जो काउंसलर होते हैं, तो चूंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो जनता की तरफ से उनको एक सम्मान या अब जो उनके समर्थक होते हैं वो ढोल नगाड़े बजाते हैं। पर चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव है, और राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि हम ऐसे समाज से, एक पिछड़े तबके से, एक आदिवासी तबके से हम एक उम्मीदवार दे रहे हैं, तो इसलिए जो समाज उनको अपने आप से जोड़ रहा है वो इसमें जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। और ख़ासकर देखिए आप उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहां आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा है, वहाँ तो आज मुझे लगता है उनके लिए सबसे बड़ा दिन होगा, और वो वहाँ सबसे ज़्यादा जश्न मनाया जाएगा, जैसे वो लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो ओडिशा के रायरंगपुर से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां से द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक है, और रायरंग में जाहिर तौर पर सबसे बड़े जश्न की तैयारी है। और यहाँ का हर बच्चा, हर युवा, हर बुजुर्ग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि संभावनाएं प्रबल हैं कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और आज सबको यही उम्मीद लग रही है कि औपचारिक रूप से उन्हीं के नाम का ऐलान होगा अगले राष्ट्रपति के तौर पर। और ये तस्वीरें रायरंगपुर उड़ीसा से, और जैसा हमने बताया कि जो उनका बचपन बीता है वो जाहिर तौर पर बड़े संघर्षों में बीता, लेकिन उनके जो इरादे रहे वो कहीं ना कहीं शुरू से ही पक्के रहे कि उन्हें आगे जाके करना क्या है। ये उड़ीसा से लगातार तस्वीरें आ रही हैं प्रसाद जी, लेकिन एक और राज्य है जो कि दोनों के जीवन में बहुत महत्व रखता है, वो है झारखंड। जी, अभी मैंने जिक्र किया था कि झारखंड से कोई उनका वहाँ पे वो राज्यपाल रहीं, और जैसे मैंने कुछ अखबारों में खबरें आई थी कि जब राज्यपाल के जब वो वहाँ कार्यकाल में थी, तो कैसे उन्होंने राजभवन के दरवाजे खोले थे ताकि आम लोग अपनी समस्या लेके राज्यपाल तक पहुँचे। और जब राज्यपाल कोई चीज़ उस दफ्तर से कोई बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि संवैधानिक पद पे बैठे हैं, और वह चीज़ जब कुछ चीज़ जिक्र करती हैं। और हाल फिलहाल में एक और खबर पड़ी थी, शायद झारखंड की बात है या उड़ीसा, वह एक जब वहाँ पे शायद विधायक थी और या मंत्री थी, तो उनका निजी एक काम था, तो वे खुद मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर में जाके बैठी, दरख्वास्त दी। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का या वहाँ के जो उच्च अधिकारी थे उस वक्त, उनका बयान था कि वो हैरान थे कि ये खुद उनको तलब कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उनका व्यक्तिगत काम था। वे खुद चल के गई और वहाँ बैठी रहीं और अपने निजी उन्होंने, तो वो एक दर्शाता है कि किस तरीके से इस उच्च पद पे बैठने के बाद भी, लेकिन जो अपना निजी काम है उसके लिए खुद चल के गई दफ्तर में, तो एक तरीका दिखाता है इस काम का। ये यशवंत सिन्हा जी का संबंध भी झारखंड से है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, वो असल में मुर्मू जी तो झारखंड के राज्यपाल रही हैं, और यशवंत सिन्हा जी झारखंड के हैं जी। तो ऐसे जैसे उनको उम्मीद थी कि झारखंड का भी उनको समर्थन मिलेगा, पर उन्हें झारखंड का भी पूरा समर्थन नहीं मिला, क्योंकि जो वहाँ जेएमएम सरकार है उन्होंने भी मुर्मू जी का समर्थन किया है। शायद वो आदिवासी होने के कारण किया है, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी आदिवासी नहीं है, झारखंड के जरूर हैं, लेकिन वो आदिवासी समाज से नहीं आते हैं। और झारखंड का जो चेहरा है,
जो झारखंड की पहचान है वहाँ के आदिवासियों से लेकर है। तो यशवंत सिन्हा जी का एक बड़ा नाम है, बड़ा कद है, वो देश के वित्त मंत्री रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी में उनका बहुत बड़ा सम्मान रहा। लेकिन चूँकि ऐसे राजनीतिक हालात हुए कि वो थोड़े से साइड लाइन हो गए, उनको बीजेपी छोड़नी पड़ी और अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं। पर जिस इरादे से शायद वो लड़े होंगे, वो अपनी बात या एक जो लोकतांत्रिक तरीका है कि उन्होंने एक चुनाव का प्रतिनिधित्व करना था, वो उन्होंने किया। और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा जी के लिए जी बहुत और कुछ ये यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के लिए एक बहुत ही महत्व का दिन है, लेकिन साथ ही साथ हम महिला सशक्तिकरण की भी लगातार चर्चा करते रहते हैं। क्या कुछ किया जा रहा है देश के भीतर, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण का भी एक ज्वलंत उदाहरण है। जी बिल्कुल, और मैं आपको थोड़ा सा इसमें पीछे ले जाऊंगा, खासकर राष्ट्रपति चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। 2007 में जब प्रतिभा पाटिल जी का चुनाव हो रहा था और उस वक़्त याद होगा अमेरिका में हिलरी क्लिंटन प्रयास कर रही थी राष्ट्रपति पद के लिए, हालांकि 2008 में चुनाव वो नहीं जीती। तो उस वक़्त बयान ये आया पार्टियों की तरफ से कि देखिए भारत ने एक संदेश दिया है कि एक महिला को हमें सर्वोच्च पद पे वो चुनी गई और महिला चुनी गई। तो तब से लेकर लगातार ये प्रयास रहा है कि एक, और ये खासकर इस बारी महत्वपूर्ण इसलिए कि जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, एक जनजाति समुदाय से महिला प्रत्याशी आई और वह इस सर्वोच्च पद पे आसीन होने के लिए है। तो वो एक सशक्तिकरण की जो तैयारी है। लेकिन हाँ, उसके बावजूद अगर हम माने कि ये एक हमारा जिसे कहते हैं कमिटमेंट दर्शाता है। चूँकि अगर आप देखें फिर से, अगर हम संविधान के वक्त जाए, पहले दिन से ये फैसला हुआ कि महिला को वोट का अधिकार है, जबकि कई सारे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में, पश्चिमी डेमोक्रेसीज़ में महिलाओं को मताधिकार बहुत बाद में मिला। तो भारत ये परिकल्पना उसी वक्त कर चुका था, भारत के संविधान रचयिता ने। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, 1952 में पहला चुनाव हुआ और पहले ही चुनाव से महिलाएं यहाँ पर चुनाव लड़ भी सकती हैं और उनको मतदान का भी अधिकार है। और जैसा कि प्रसाद जी ने कहा कि बहुत आधुनिक माने जाने वाले समाज वाले देशों में भी महिलाओं को ये अधिकार पाने के लिए बाकायदा जद्दोजहद करनी पड़ी, हेजिटेशंस करने पड़े। मैं आपके पास आऊंगी रोशन जी, जो प्रतिबिंब ने सवाल पूछा। एक बार हम कृति के पास चल लेते हैं। कृति, थोड़ा बताइए क्या सरगर्मियां, हलचल और किस तरह की बढ़ी हैं, क्योंकि लगभग थोड़ा सा 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा वक्त है, 1 घंटा 10-12 मिनट के आसपास, जब से मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। और साथ ही हम जानते हैं कि मॉनसून सत्र भी चल रहा है। परिसर में कैसी सरगर्मियां हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए लगातार जिस तरह से हम कवरेज में दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में, जहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 की वोटों की गिनती होनी है। अभी आप देख सकती हैं कि हमारी टीम जो पूरी है वो रूम नंबर 63 के बाहर खड़ी है, जो कि स्ट्रॉन्ग रूम है जहां पर सारे बैलेट बॉक्सेस रखे गए हैं। और एक और बेहद दिलचस्प बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो बैलेट बॉक्सेस रखे गए हैं, अमूमन प्रीति जब मैं और आप ट्रैवल करते हैं तो हमारा जो ई टिकट होता है या फिर हमारा प्लेन का टिकट होता है उसमें हमारा नाम होता है, लेकिन इस बार जो बैलेट बॉक्सेस आए हैं उसका नाम जो डेजिग्नेटेड था वो मिस्टर बैलेट बॉक्स था और एक अलग सीट डेजिग्नेट की गई थी हवाई जहाज़ में। और जिस तरह से वो ट्रांसपोर्ट किए गए थे उसके बाद वो बैलेट बॉक्स लाकर इस स्ट्रॉन्ग रूम में, मैं अपने कैमरा पर्सन योगेश को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे दर्शकों को वो सारी लाइव तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर लाकर जो पार्लियामेंट में वोट पड़े हैं वो बैलेट बॉक्सेस और साथ ही साथ जो देश भर की असेंबलीज़ हैं और यूटी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ के सारे बैलेट बॉक्सेस लाकर यहाँ पर इस कमरे में हैं, जो पूरी तरह से सिक्योर है, सील्ड है, सैनिटाइज किया गया है। साथ ही जो हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से प्रक्रिया होगी और जहाँ पहला पार्ट जो प्रक्रिया का होगा वो किस तरह से जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनके वोट्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो सॉर्ट आउट करने के लिए मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि ट्रे दिखाया जाए हमारे दर्शकों को, कि ट्रेज अलग अलग होंगे। एक ट्रे में होंगे जो एनडीए नॉमिनी द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए एक ट्रे होगा और उसके बाद जो अपोजिशन के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक ट्रे होगा और उन ट्रेज में पहले सॉर्टिंग की जाएगी एमपीज़ के वोट्स की, एमएलएज़ की वोट्स की, और उसके बाद जो वोट कोटा है, जिस तरह का प्रोसेस अपनाया जाता है वोट की गणना करने के लिए, उसको अपनाया जाएगा
और उसके बाद जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि 3 बजे के बाद 4 बजे तक कभी भी ये जो वोट हैं उसकी गिनती खत्म होकर जो परिणाम है वो हमारे सामने आ सकते हैं। जी, और वोटिंग वाले दिन बहुत यहाँ पर गहमा गहमी थी और वो गहमा गहमी भी आपने लगातार साझा की थी दर्शकों के साथ। आज क्या राज्यसभा या लोकसभा के कोई सांसद वहाँ पर नजर आ रहे हैं? क्या वो भी जानने के इच्छुक हैं कि क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर? देखिए प्रतिबिंब, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया कि ये जो एरिया है ये पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है और यहाँ पर कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री आज नहीं हो सकती है, चाहे फिर वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी की क्यों ना हो। जो लोग यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जिनका है इस सिक्योरिटी में, इस स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी में, या फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 के, देखिए इसका पूरा जो दारोमदार होता है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है। तो इलेक्शन कमीशन के तहत जो भी ऑथराइज्ड एंट्री है सिर्फ वही हो सकती है यहाँ। इसके अलावा ये जो पूरा पैसेज है कॉरिडोर का, रूम नंबर 62, 63, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं हो सकती है। तो ऐसे में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी हैं जो ऑथराइज्ड हैं, चाहे फिर वो अपोजिशन के कैंडिडेट के लिए हो या फिर एनडीए के कैंडिडेट के लिए हो, उनकी एंट्री होगी। और बाकी जैसा कि आपने बताया कि मॉनसून सत्र चल रहा है यहाँ पर, आज राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी, तो सत्र में पार्टिसिपेशन रहेगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का। प्रतिबिंब बिल्कुल। और केवी प्रसाद जी, आपको इजाज़त देनी है थोड़ी देर में, इसलिए आपका कमेंट पहले। राष्ट्रपति के पद की अगर हम बात करें तो लगातार समय के साथ हम जितना भी इससे राजनीति को दूर रखना चाहें वो अब हो नहीं पाता। हम अभिभाषण के दौरान संशोधनों की बात करें वो भी जाहिर तौर पर देखते हैं, वॉक ओवर ना देना, अपनी बातों को सामने रखना वो भी देखते हैं। ऐसे में इस बार राष्ट्रपति चुनाव राजनीति के लिहाज से क्या संकेत दे रहा है? देखिए, हमेशा राष्ट्रपति चुनाव में एक राजनीतिक संदेश तो होता ही है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से जो नुमाइंदगी करते हैं, जो जिनका कैंडिडेट बनना जाता है, तो उसमें ही एक मैसेजिंग होती है और उसको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रक्रिया तो वही है। हम राजनीतिक सिचुएशन से ऊपर उभर के आते हैं। और मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे आपने झारखंड की बात की प्रतिबिंब जी, दोनों कैंडिडेट जो इस वक्त हैं वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक सफ़र में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, तो एक ये भी एक समानता है। ठीक उसी तरह जैसे 2012 में अगर आप देखिए, जो दोनों प्रत्याशी थे उस वक्त के, बाद में राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, और उनको जो चुनौती दी पीए संगमा, दोनों का सफ़र कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। लेकिन राजनीतिक सफ़र अलग हो गया, रास्ते अलग अलग पकड़े। तो जैसे आप पूछ रहे, तो राजनीति तो होगी। बिल्कुल। रोशन जी, यहाँ पर राजनीतिक संदेश की बात चल रही है और आपने कहा कि विपक्ष की तरफ से शायद कुछ मत जो है मुर्मू जी के पक्ष में गए हैं, ऐसी एक संभावना बन रही है। तो क्या ये संभावना भी इसलिए बनी है कि वो इस राजनीतिक संदेश से अपने आप को पीछे हटाकर नहीं देख रहे थे, वो इसमें अपने आप को समाहित करके जो है प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए विपक्ष के भी बहुत सारे मत मुर्मू जी के पक्ष में गए होंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही? अभी जो हमने जो अध्ययन किया उसके 2 कारण मैं आपको बताऊंगा जी। एक कारण तो यह है कि मुर्मू जी महिला हैं और आदिवासी हैं, सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि जो कांग्रेस से या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी झगड़ों के कारण, जो उनमें जो आपस में विवाद चल रहा था, उसके कारण है। जैसे हरियाणा में हमने देखा कि कुलदीप बिश्नोई जी ने बोल के कांग्रेस के जो समर्थित प्रत्याशी उनको वोट नहीं डाला, उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी को वोट डाला क्योंकि वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। ऐसे ही झारखंड में चूँकि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने इसलिए वोट डाला कि वो आदिवासी हैं। तो दोनों कारण था, एक तो अपनी पार्टी से नाराज़गी के कारण और दूसरा वो महिला हैं और आदिवासी इनके कारण। और कुछ जो हमारे 8 सांसदों ने वोट नहीं डाला है, उसके पीछे भी शायद ये कारण था कि हम अपना विरोध करना चाहते हैं या हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। जैसे पंजाब के एक विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा चूँकि पंजाब की तरफ से सरकार ने उपेक्षा की है तो इसलिए मैं इस चुनाव को बाइकआउट करता हूँ। तो ये भी एक कारण होते हैं कि अपनी बात को कहने के लिए या अपने किसी मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए भी ऐसा होता है। लेकिन मुख्य तरह जो क्रॉस वोटिंग के हम तकनीकी तौर पे क्रॉस वोटिंग तो नहीं कह सकते, पर जो विपक्ष की वोट जो सत्ता पक्ष के गए हैं वो एक तो नाराजगी के कारण गए और दूसरा एक महिला और एक आदिवासी को समर्थन देने के लिए। और एक आपने भी बात कही कि जिन जनप्रतिनिधियों ने मतदान से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखा, उनके उदाहरण आपने यहाँ पर दिए। लेकिन हमने देखा कुछ इतनी विहंगम और इतनी कमाल की तस्वीरें आई थी जिस दिन वोटिंग हो रही थी।
पूर्व प्रधानमंत्री व्हील चेयर पर जो है वोट डालने आए। मुलायम सिंह यादव वो बहुत गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती थे, वो भी वोट डालने के लिए व्हील चेयर पर आए। तो इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई थी। बिल्कुल आई थी। और जो आपने दो चर्चा की, एक और कैंडिडेट विधायक हैं पुणे से, उनको पुणे से मुंबई लाया गया व्हील चेयर एम्बुलेंस में, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने वोट डाला। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जो उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, उन्होंने केरल में जाके वोट दिया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो केरल में वो अपना इलाज कर रहे थे, तो उन्होंने त्रिवेंद्रम में वोट डाला। तो क्योंकि त्रिवेंद्रम से बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो वो एक तो केरल से बीजेपी का प्रतिनिधि भी हो गए और इतनी दूर जाके उन्होंने वोट डाला। तो ये भी एक खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। खूबसूरती भी है और ये कहीं ना कहीं मैसेज भी है। मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब जनप्रतिनिधि ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या संदेश? उन्हीं तस्वीरों में हमने देखा कि 2 लोग पीपी किट में वोट डालने आए, क्योंकि वो कोविड से उस वक्त ग्रस्त थे, तो एहतियातन तौर तो वो भी हुआ, जिसमें वित्त मंत्री भी थी स्वयं। सवाल ये है कि वोटिंग हो रही है, सबसे पहले हम दर्शा रहे हैं कि हम प्रतिनिधि हैं और हम अपना मत का अधिकार कर रहे हैं। तो ये और प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, हर दिक्कत परिस्थिति को उभर के होगी। तो एक ये अपने आप में मैसेजिंग है कि हम अपना कैसे ये संवैधानिक दायित्व मान के चलिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम वोट करें। और इसीलिए करीब 99% जो वोटिंग है वो हुई है। और इसी के साथ केवी प्रसाद जी, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम चर्चा को जारी रखेंगे। रोशन गौड़ जी हमारे साथ बने रहेंगे, साथ ही खास मेहमान और जुड़ेंगे, संवाददाताओं से भी अपडेट लेंगे। लगातार राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो मतगणना है उससे जुड़ा विशेष कार्यक्रम जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।